ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। तुम्हारे छोटे छोटे वॉर है, एक एंग्लो मराठा वॉर है, बुरमा है, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ये पेपर में बड़ा कम आता है। हमारे जो मेन वॉर्स है वो था एंग्लो फ्रेंच, और आज जो हम करेंगे बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। ठीक है, इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी या बक्सर पे एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, या तो प्रीलिम्स में आएगा या तो मेंस में आएगा, वो घुमा के पूछेंगे। बिकॉज दीज वर दी वॉर्स थ्रू विच ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड बंगाल। जो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स थे उन्होंने उनसे क्या किया था, फ्रेंच को एक्सपेल कर दिया था ऑलमोस्ट, और उनकी पावर को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया था। बट दीज वॉर्स वर फॉट फॉर द सुप्रीमेसी एंड कॉन्करिंग ऑफ बंगाल। तो दो वॉर्स हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को कॉन्कर करने के लिए लड़े थे, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। कोई आइडिया? of Bengal. These 23rd June 1757 को ये हुआ, 23rd June 1757, and it was fought on 22nd October 1764. इन डेट्स पे और क्या हो रहा था? यस, एंग्लो फ्रेंच वॉर भी चल रहे थे इस दौरान। 60 में तो वो खत्म हुए हैं, 80 अराउंड, है ना। तो ये वही ड्यूरेशन है, तो एक तरफ वो वहां भी लड़ रहे थे और एक तरफ वो यहाँ भी लड़ रहे थे। ऐसे ही बना लो, ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल, नीचे लिखो दे फॉट 2 battles to conquer, to capture Bengal. They fought 2 battles to capture Bengal. हम कॉन्कर क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि उन्होंने हमेशा एक पपेट नवाब को बनाए रखा, उन्होंने कभी डायरेक्ट रूल नहीं किया, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट करते तो वो लोगों के सामने एक्सपोज हो जाते। They fought 2 wars to capture Bengal. बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। डेट्स भी लिख लेना। क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मली दोनों का साथ ही आता है, अगर मेंस में आएगा तो साथ ही आएगा। कैसे लिखोगे क्वेश्चन अगर आया? सबसे पहले तुम लिखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी कब इंडिया में आई और कब उन्होंने बंगाल में पहली फैक्ट्री बनाई, 1-2 पॉइंट्स उसके, फिर इस पे आओगे। ठीक है, हम करेंगे बैटल ऑफ प्लासी। जब भी कोई वॉर लिखना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, करेक्ट, जिसमें आपकी डेट वगैरह आ जाएगी। सेकंड आपका आएगा रीजन, क्या रीजन है, क्योंकि एक रीजन तो कभी नहीं होता, मल्टीपल रीजंस होते हैं। बिल्डअप, है ना, जैसे एंग्लो फ्रेंच वॉर्स में भी पहले छोटे छोटे वॉर हुए, फिर मेजर वॉर हुआ इसके साथ, फिर बिल्डअप मतलब कैसे किसने पहला स्टेप लिया। ठीक है, जैसे उसके बाद हम लिखेंगे जो हमारा मेजर वॉर है वो एंड रिजल्ट। ये एक फ्रेमवर्क है जो आपको हमेशा क्वेश्चन लिखते हुए फॉलो करना है। ठीक है, जहाँ बिल्डअप नहीं है आप सीधा उस पर आ जाओ, जहाँ पे बिल्डअप है आप बिल्डअप को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करो। क्या रीजन होंगे इस वॉर के? चलो वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने करना ही था ना, पर वॉर क्यों हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी तो रूल कर रही थी इनडायरेक्टली। यस, याद है, 10 तक याद है?
क्या होता है दस्तक? पास ऑन दी कंपनीज गुड्स। ठीक है, मैंने बताया था मिस यूज ऑफ दस्तक होता था, तो सबसे पहला रीजन है मिस यूज ऑफ दस्तक बाय द कंपनी ऑफिशियल्स। अब ये कैसे हुआ? जो दस्तक था इट वॉज अ पास ऑन दी कंपनीज ऑफिशियल ट्रेड, ऑफिशियल गुड्स, करेक्ट। जैसे मेरी कंपनी है, मेरे पास हक है कि मैं चाहे आटा भेजूं, राइस भेजूं या कुछ लेवेंडर भेजूं, कुछ भी भेजूं, मैं उस पर दस्तक इशू कर सकती हूँ, वो मेरा गुड है। पर तुम प्राइवेट ट्रेडर्स हो, मैं तुम्हें भी वो दस्तक दे दूं, ना मैं टैक्स भर रही हूँ ना तुम टैक्स भर रही हो, तो नुकसान किसको होगा? नवाब को। जिस वजह से दिस बिकेम द मेजर बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट मेजर रीजन तो यही है। साथ साथ में लिख ले, जल्दी जल्दी, क्या तुमने साथ साथ में लिख लोगे ना तो फिर बाद में ऐसे थक जाते हो लिखते लिखते, है ना? तो मैंने नोटिस किया। हाँ, रीजंस। पहला लिखो मिस यूज ऑफ दस्तक, मिस यूज ऑफ दस्तक। इसके आगे लिखो, इसके अंदर द दस्तक वॉज दी, द दस्तक वॉज दी bone of contention, bone of contention, contention, bone, bone हड्डी वाली, हाँ, bone of contention मतलब जो मेजर आड़ा आता है ना, जैसे कम बोलते हैं, bone of contention between the Nawab of Bengal and East India Company between the Nawab of Bengal and the East India Company and the East India Company as they misused the dastak, as they misused the dastak by issuing it to the private traders of the company, issuing it to the private traders of the company as well as the Indian traders, as well as the Indian traders, leading to loss of Nawab's treasury, leading to loss of Nawab's treasury। ठीक है, ये आ गया आपका पहला रीजन। सेकंड रीजन इज फोर्ट विलियम। अब यहाँ क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम इस्टेब्लिश किया बंगाल में। अब वो लोग जो नवाब को धोखा देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उनको फोर्ट विलियम में पनाह देने लगी। करेक्ट, जैसे इंडिया में हुआ, किस केस में हुआ था इंडिया और चाइना का? दलाई लामा। क्या चाइना ने क्या हम पे एक्विजिशन लगाया? हमने दलाई लामा को इंडियन गवर्नमेंट ने पनाह दी, जबकि वो दलाई लामा को पकड़ना चाहते थे। करेक्ट, ऐसा था। तो उसी तरीके से फोर्ट विलियम भी एक सेफ हेवन बन गया उन लोगों के लिए जो नवाब को धोखा दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा था कृष्ण बल्लभ, कृष्ण बल्लभ, उसने नवाब को एक साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया था। जैसे होता है ना बिजनेसेस में, आप
अपने हेल्पर्स को दे देते हो तो वो इरेगुलरिटीज आ जाती है आपके अकाउंट्स बुक्स में। तो इसने भी ऐसा ही कुछ काम किया था और इसको पनाह दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब ये किसको पसंद नहीं आएगा? नवाब को। तो एक ही रीजन बन जाएगा दुश्मनी और बढ़ने का। लिख लो, फोर्ट विलियम became the safe haven for the Nawab officials who betrayed him, Nawab, धोखा देना। For example, Krishna Ballab, an official of Nawab, accused of financial irregularities. ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ आया? अब हमारा थर्ड रीजन, एक उस टाइम पे औरत थी घसीटी बेगम। बंगाल के नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, जिस टाइम पे इट वाज द सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक इसकी आंट थी घसीटी बेगम जो अपना हक जता रही थी थ्रोन पे, यानी कि वो बोल रही थी कि भाई मेरी फैमिली का हक है आपके थ्रोन पे। जैसे होता है ना फैमिलीज में बुआ वगैरह जैसे होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा भी हक है, उसी तरीके से ये बोल रही थी कि थ्रोन मेरा है। और इसको अब कौन सपोर्ट करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये किसके अगेंस्ट है? नवाब के अगेंस्ट। और नवाब किसका दुश्मन है? ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक है, देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्टेड द क्लेम ऑफ घसीटी बेगम aunt of Sirajuddaulah, दिख रहा है ना आपको? aunt of Sirajuddaulah for the throne of Bengal. अब थर्ड रीजन है द 7-year वॉर बिटवीन फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा आएगा? रिवाइज किया कि नहीं किया वैसे? हाँ, पीछे से तो थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर 1756 to 63। अब ये वॉर हो रहा था कर्नाटक में, करेक्ट? ये वॉर तो यहाँ हो रहा था, पर उनकी फोर्टिफिकेशंस बंगाल में भी थी। चंद्रनगौर था फ्रेंच के पास, आया चंद्रगिरी, चंद्रनगौर भी बोलते, चंद्रगिरी भी बोलते। और इनके पास क्या था? फोर्ट विलियम। तो ये उन फोर्टिफिकेशंस को भी बचाने की कोशिश करेंगे। तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे? फोर्टिफिकेशंस बढ़ाएंगे और ज्यादा फोर्टिफिकेशन करेंगे। अब हुआ क्या, अगर कोई आपकी टेरिटरी में आके अपनी जगह को फोर्टिफाई कर रहा है तो क्या रूलर को अच्छा लगेगा? तो इनकी जो फोर्टिफिकेशन थी वो नवाब को अच्छी नहीं लगी। नवाब ने उनको बोला कि आप फोर्टिफिकेशन बंद कर दो। दोनों को बोला, फ्रेंच और इंग्लिश को। अब इस केस में कौन मानेगा और कौन नहीं मानेगा?
फ्रेंच मानेंगे क्योंकि वो हार रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी डिसोबे कर देगी। तो किंग को ये, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तो डिसोबे तो किया ही किया, कैनन्स भी अपने फोर्टिफिकेशन के ऊपर रख दिए। वो तोपे होती है ना, मूवीज में देखे वो छतों के ऊपर रखी होती है, अभी मूवीज देखना, स्पेशली जो राजपूत हायरार्कीज पे बेस्ड होती है उसमें हमेशा होती है। तो इन्होंने फोर्टिफिकेशंस तो रोकी नहीं, कैनन्स भी रख दिए। तो अब ये नवाब को इस बात पे गुस्सा आया, बिकॉज उसको लगा ये उसके सोवरेनिटी के खिलाफ है। सोवरेनिटी क्या होती है? हाँ जी, जोर से बोलो, सही गलत कुछ भी बोलो, कोशिश तो करो। सोवरेन क्या होता है? हम हमारे प्रेम्बल में भी तो है ना, सोवरेन, सोवरेन रिपब्लिक। चलो मैं ऐसे याद दिला रही हूँ, हमारे प्रेम्बल में भी है। सोवरेन होता है सुप्रीम, द ओनली वन एंड देयर टेरिटरी। जैसे हमारे यहाँ पे कौन सोवरेन है? हमारी पार्लियामेंट, हमारी गवर्नमेंट, करेक्ट, हमारे इंस्टीट्यूशंस। तो उसी तरीके से नवाब ने बोला कि ये उसकी सोवरेनिटी के खिलाफ है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? लिखो, 7 ईयर वॉर, 7 ईयर वॉर ब्रैकेट में लिखना 1756 to 63 between the French company and the East India Company. 7 year war between the French company and the East India Company, comma, due to which they started the fortification of, due to which they started the fortification of Chandranagore and Fort William respectively, of Chandranagore and Fort William respectively. Chandranagore and Fort William respectively. Chandranagore and Fort William respectively. This was disliked by the Nawab. This was disliked by the Nawab, and he ordered to halt the fortifications, and he ordered to halt the fortification which was obeyed by the French, which was obeyed by the French, but not by the EIC, but not by the EIC. They also, Englishmen also, the Englishmen also kept cannons on the walls of Fort William. Full stop. This was considered against his sovereignty, against his sovereignty by the Nawab. So, SOBE पे डालो REIGN, REIGN, sovereignty by the Nawab. लिख लिया? And the last reason was the Qasim
बाजार। मीना बाजार सुना है? अकबर ने शुरू किया था। बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस जो थे, जो उसके नवाब वगैरह थे, वही जाते थे। उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था कासिम बाजार, जो उनके अंडर ही था, और यहाँ पे सिर्फ कंपनी ऑफिशियल्स जाते थे, और नवाब ऑफिशियल्स को जाने के लिए उन्होंने प्रोहिबिट किया हुआ था, मना किया हुआ था। अगर आप किसी की टेरिटरी में आके कोई बाजार खोल रहे हो और आप उसी बंदे के ऑफिशियल्स को वहां नहीं जाने दो, दिस इज वेरी रॉन्ग, और ऑब्वियसली सामने वाले को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। एंड द सेम थिंग हैपेंड हियर। क्लियर? लिख लो, कासिम बाजार which was under the East India Company, which was under the East India Company, was prohibited to enter, was prohibited to enter the Nawab officials, prohibited to enter the Nawab officials. सारे रीजंस समझ आए? अब इन सारे रीजन की कल्मिनेशन हुई जिससे नवाब को गुस्सा आया। एक रीजन हुआ दस्तक, एक दो चीजें और हुई, उन्होंने उसके दुश्मन को सपोर्ट किया। वो हर चीज हुई जिसने नवाब को उस हद तक पहुंचाया कि वो अपनी ट्रूप्स लेके जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दे। तो वही हुआ 20 जून। अभी हम बैटल ऑफ प्लासी पे नहीं आए हैं, ठीक है? 20 जून 1756 को नवाब गया अपनी आर्मी वगैरह लेके, और उसने फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी बीच में नहीं आई है। तो ये कब हुआ? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ये एक साल पहले ही हो गया। उसने फोर्ट विलियम को कैप्चर किया, और उस टाइम पे फोर्ट विलियम का गवर्नर था कैप्टन ड्रेक। ये भाग गया, ठीक है? एक आइलैंड है फुल्टा आइलैंड, ये वहां पे भाग गया, ठीक है? ड्रेक, ड्रेक DRAKE, ये वहां से DRAKE, ये वहां से भाग गया। तो अब जब इसने फोर्ट विलियम को कैप्चर किया, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उनको भी कैप्चर करेगा। तो अब इसने क्या किया? ऑन द वेरी सेम डे इसने अराउंड 146 इंग्लिशमैन को कैप्चर किया। इसको समझना ध्यान से, बिल्कुल 150, ऑलमोस्ट 150, 146 लोगों को इसने कैप्चर किया, और इसने उनको एक छोटे से रूम में डाल दिया जो सिर्फ 18 फीट का था इन योर लेंथ, और 14 फीट का था इन योर ब्रेथ। कितना ही होता है 18 फीट? इस रूम में मैं 146 लोगों को डाल दूं, वो मर जाएंगे सफोकेशन से, करेक्ट? कोई ना कोई मर जाएगा, भूख से, सफोकेशन से, या ऑक्सीजन की कमी से, इन सारी चीजों के। तो इतने से छोटे से रूम में उन्होंने उन लोगों को डाल दिया, और नेक्स्ट डे ओनली 23 पीपल सर्वाइव्ड। सिर्फ 23 लोग, 146 में से सिर्फ 23 लोग बाहर आए। कितने मर गए? 123, है ना? और इस ट्रेजेडी को हम हिस्ट्री में ब्लैक होल ट्रेजेडी भी बोलते हैं, बिकॉज अंधेरा वाला रूम था एंड मेनी पीपल डाइड, एंड दिस वाज विटनेस्ड बाय अ पर्सन होलवेयर, जो जिंदा वापस आया था, और उसने आके सबको ये बताया, और किसी और की बताने की हिम्मत भी नहीं हुई। ये ट्रेजेडी समझ आई? अब ये थी बिगिनिंग कि वॉर अब शुरू होने वाली है, क्योंकि अब नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रीजन दे दिया बदला लेने का और बंगाल को कैप्चर करने का। अब इसके बाद क्या हुआ? अब नवाब तो वापस मैं लिखवाऊंगी ना, साथ में भी समझ लो, स्टोरी है ना, क्योंकि सिंक में जाएंगे अच्छे से समझ आए। अब नवाब तो वापस जाएगा अपनी टेरिटरी, तो एक बंदा था
मानिक चंद्र, ठीक है। नवाब ने उसको एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कलकत्ता बना दिया। जैसे होता था ना, हर किंग हर टेरिटरी में थोड़ी बैठ सकता है, ठीक है। और उसकी कैपिटल थी उस टाइम पे मुर्शिदाबाद, नवाब की कैपिटल। उसने क्या किया, मानिक चंद्र को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया और वो वापस से अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद चले गए कि भाई अब मेरा कैप्चर तो हो गया है, मैं अपनी कैपिटल को लौट जाता हूँ। अब ये न्यूज़ अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं पहुंची, ठीक है। अब ये न्यूज़ पहुंची मद्रास, दूसरी प्रेसिडेंसी थी, मतलब मेजर एरिया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये न्यूज़ पहुंची मद्रास कि भाई फोर्ट विलियम या कलकत्ता जो है वो नवाब ने कॉन्कर कर लिया है। तो यहाँ पे आया लॉर्ड क्लाइव, याद है कौन था, है ना, वॉर टैक्टिशियन था जिसने फ्रेंच को हराया, वरना ईस्ट इंडिया कंपनी पहले हार रही थी। तो अब लॉर्ड क्लाइव और एक और बंदा था वॉटसन, ठीक है। उन्होंने ये न्यूज़ सुनी और उनको, लॉर्ड क्लाइव और वॉटसन को बंगाल भेजा गया टू हैंडल दी सिचुएशन। अब क्लाइव है तो सिचुएशन तो हैंडल होगी, बिकॉज ही वाज अ ग्रेट डिप्लोमैट, अ वेरी स्मार्ट एंड वेरी क्लेवर वन, ठीक है। ये तब थे मद्रास प्रेसिडेंसी में। अब लॉर्ड क्लाइव आया, उसने इजीली मानिक चंद्र को ब्राइब शराइब दी, मैनिपुलेट किया और उससे बंगाल उससे कलकत्ता रिकैप्चर कर लिया, क्योंकि वो तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर था, उसको जहां बेनिफिट मिलेगा वो वहां जाएगा। अब मानिक चंद्र को इसने ब्राइब शराइब कर लिया और नवाब को भी इसने फोर्स करके एक ट्रीटी साइन करवा ली, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अली नगर। अब इसके बाद वापस कलकत्ता आ गया, है ना, ध्यान से, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वापस कलकत्ता आ गया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर उनकी तरफ हो गया। तो नवाब तो फोर्स होगा ट्रीटी साइन करने के लिए, क्योंकि उसने अपनी जगह तो बचानी है ना, अपने लोगों को भी बचाना है। तो नवाब ने इसके साथ ट्रीटी ऑफ अलीनगर ऑन 9 फरवरी 1757 को साइन कर ली। उस टाइम पे कलकत्ता वॉज रीनेम्ड एज अलीनगर बाय दी नवाब। कलकत्ता नाम किसने दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जब उन्होंने उन 3 विलेजेस को टाउन में कन्वर्ट किया था। कौन कौन से थे, कालीकत, सुल्तानती, है ना। तो नवाब ने जब कलकत्ता वापस से कॉन्कर किया, उसने नाम दे दिया अलीनगर, इसलिए इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ अलीनगर भी बोला जाता है। इस ट्रीटी के अगेंस्ट क्या मिलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो सारे प्रिविलेजेस जो ड्यूरिंग दी वॉर उनसे ले लिए गए थे। इधर तक समझ आया, कोई भी डाउट? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे छोड़ेगी प्रिविलेजेस लेके? अब उनको समझ आ गया है कि वो किसी को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं, किसी को भी फोर्स कर सकते हैं। तो अब क्लाइव और वॉटसन ने डिसाइड किया कि वो इस नवाब को डीथ्रोन करेंगे और उस नवाब की जगह एक पपेट रूलर लाएंगे। पपेट रूलर क्या हुआ, जो सिर्फ नाम का रूलर है, सुन तो अब मार ही रहा है, हम इनकी जगह एक पपेट रूलर लाएंगे। तो उन्होंने नवाब के अगेंस्ट साजिश, षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी रचना शुरू कर दी। अब उनको प्रिविलेजेस मिल गए हैं, है ना, उनको टेरिटरी मिल गई है, वो मद्रास से तो कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकते थे बंगाल के लिए, इसलिए पहले उन्होंने कलकत्ता को कॉन्कर किया वापस ट्रीटी साइन करवा के, क्योंकि उनको मौका मिलेगा, जगह मिलेगी और प्रॉक्सिमिटी मिलेगी, और लोग जो ऑलरेडी दुश्मन है नवाब के वो भी मिलेंगे। तो उन्होंने नवाब के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रचना शुरू कर दी। यहाँ तक समझ आया? अब इस कॉन्स्पिरेसी में उनका साथ दिया बहुत सारे नवाब के ऑफिशियल्स ने और बंगाल के लोगों ने। सबसे पहला मीर जफर, जो उस टाइम पे नवाब की आर्मी का कमांडर इन चीफ था या कमांडर था। अब अगर आर्मी का कमांडर ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो जाएगा तो वो क्या करेगा, नवाब की तरफ से ही आएगा पर अपनी आर्मी यूनिट को लड़ने नहीं देगा, तो नवाब इजीली हार जाएगा। पहला पॉइंट। सेकंड वाज यार लतीफ खान। सेकंड पर्सन वाज यार लतीफ खान, ही वाज द जनरल। सेम जो यहाँ होगा वो यहाँ भी होगा। थर्ड इज
खादिम खान, अनदर जनरल इन द नवाब आर्मी। तो कहीं ना कहीं नवाब इसलिए हारा क्योंकि उसकी अपनी आर्मी में लूप होल्स थे। उसके जो अपनी आर्मी का कमांडर था, जो मेजर जनरल्स थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिले हुए थे, तो उनकी रेजिमेंट्स ने या उनके जो आर्मी ग्रुप्स थे उन्होंने लड़ा ही नहीं अच्छे से। ठीक है, अब इनको पैसा भी चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा भी तो चाहिए ना वॉर लड़ने के लिए। तो जगत सेठ वॉज द बैंकर ऑफ बंगाल एट दैट टाइम। बैंकर मतलब सूद देना, लोगों के डिपॉजिट रख लेना, इससे ज्यादा थोड़ी करते होंगे कुछ तब। तो इसने भी इनका साथ दिया। सेकंड इज अमीर चंद, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ बंगाल, इन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ। एंड द लास्ट इज मानिक चंद्र, जिसको इन्होंने ऑलरेडी ब्राइब श्राइब किया हुआ था। क्लियर हुआ? सारे जो लोग हैं वो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज इन टर्म्स ऑफ पावर एंड मनी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प होगी इन दी वॉर। और इन सारे लोगों ने मिलके नवाब के अगेंस्ट षड्यंत्र यानी कि कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कोई भी डाउट? इन्होंने बोला कि हम मीर जाफर को नवाब के बदले नया नवाब बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? अब जब कॉन्स्पिरेसी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग बातें करो और मुझे पता तो चल जाएगा, है ना, क्लास के बीच में। उसी तरीके से नवाब की टेरिटरी में कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो नवाब को कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चल गया। अब नवाब गुस्से वाला है ना, वो सीधा ही आर्मी लेके चले जाता है। तो फिर से वही हुआ, वो वापस से अपनी आर्मी लेके आ गए। एंड फाइनली ऑन 23rd of June 1757 बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। नवाब के साइड पे दो ही लोग थे, एक मीर मदन, सॉरी हाँ, मीर मदन एंड मोहनलाल, जिन्होंने अच्छे से लड़ा, ब्रेवली लड़ा, और मीर मदन ने अपनी लाइफ भी खो दी ऑन दी बैटल ग्राउंड पर। बहुत ज्यादा पोर्शन था नवाब आर्मी का जो मीर जाफर के अंडर था, क्योंकि वो कमांडर था और उन्होंने वॉर में ऑनेस्टली लड़ वहीं से रहे थे दिखाने के लिए, पर एक ऑनेस्ट पार्टिसिपेशन उन्होंने नहीं की। एंड जैसे सुबह वॉर शुरू हुआ, आफ्टरनून तक ही वॉर खत्म हो गया और नवाब की आर्मी डिफीट कर दी गई थी। नवाब ने वो पालकी होती है ना, वो लोग घूमते थे पहले जमाने में, लोग भागने की कोशिश की पर वो भाग नहीं पाया। और मीर जफर का एक बेटा था मिसिन बहादुर, उसने नवाब को कैप्चर करके मार दिया। एंड दिस वाज द बैटल ऑफ प्लासी। इतना सा बैटल है, वो बिल्डअप बहुत है इन स्टेप्स। पहले नवाब ने वॉर लिया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को रीजन मिला बदला लेने का, उन्होंने लोग इकट्ठा किए और वॉर डिक्लेयर कर दिया। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट? लिख ले, कहाँ तक लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। these all these reasons enraged Nawab. All these reasons enraged Nawab. Enraged, engraged, enraged Nawab. And he marched with his troops. And captured Fort William. On 20th June 1756, यानी कि ऑलमोस्ट एक साल पहले। The governor of the Fort William
कैप्टन ड्रेक, वही वाला ड्रेक, एक सिंगर भी है ना कुछ हॉलीवुड का है कहीं का, बड़ा फेमस है वो ड्रेक, पहले होता था, मुझे भी नहीं पता वैसे। कैप्टन ड्रेक फ्lew to the Fulta Island. Flew to the Fulta Island. Fulta. Fulta. Next point, on the same day, Siraj-ud-Dowla captured 146 Englishmen, including women and children, and closed them in a very small room, बाहुबली देखी है, उसमें वो रखता है ना देवसेना को छोटी सी जगह पे, of 18 feet long, and 14 feet 10 inch wide. वाइड मतलब यहाँ से 14 फीट और ऐसे 18, ठीक है। The next day only 23 people survived. The next day only 23 people survived. स्लैश ऐसे डालना, हाइफन सा ऐसे डालो, देखो हॉलवेल, HOLL well, Holwell, being the one of them, Holwell, being the one of them who explained this incident, known as Black Hole Tragedy of Indian History. Black Hole Tragedy of Indian History. इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, वो उल्टा करके पूछ लेगा कितने लोग थे, किसने कैप्चर किया, ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फिर वो पूछेगा होलवेल कौन था, है ना, कुछ भी वो पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिराजुद्दौला अपॉइंटेड मानिक चंद्र CK है इस मानिक में, ठीक है, मानिक चंद्र as the administrator of Calcutta, appointed Manik Chandra as the administrator of Calcutta, renamed Calcutta as Alinagar, and retreated back. Calcutta is as Alinagar and retreated back to Murshidabad. MURSHI DABAD, his own capital.
Murshidabad his own capital. Next point, when this news reached Madras, Madras presidency sent Lord Clive and Watson sent Lord Clive, CLIVE, Clive and Watson to Calcutta. And Watson, WATSON, to Calcutta. Next point, Lord Clive easily recaptured Calcutta. Lord Clive easily recaptured Calcutta by bribing Manik Chandra. Bribing Manik Chandra. अब उनको ये भी समझ आ गया कि ये जो नवाब के ऑफिशियल्स है ये अपने बेनिफिट के लिए और पैसे के लिए नवाब को बिट्रे कर सकते हैं बड़े आराम से. And forced the Nawab to sign the treaty of Alinagar on 9th February 1757, providing back all the privileges to the company. Providing back all the privileges to the company. Next point. Now the company under Lord Clive and Watson decided to dethrone the Nawab. And put a puppet ruler in his place. Dethrone the Nawab and put a puppet ruler in his place. So Clive started a conspiracy. Started a conspiracy which was joined by Mir Zafar. Mir Zafar क्या है लिखो, Commander in Chief of Nawab Army. Commander in Chief of Nawab Army. Next लिखो Yar Latif Khan. Yar Latif Khan, General in Nawab
army. General in Nawab army. नेक्स्ट लिखो खादिम खान. सेम जनरल इन नवाब आर्मी. ऐसे करके लिख देना, डालते हैं ना. नेक्स्ट लिखो जगत सेठ. JAG, हाँ जगत, JAGAT, सेठ. द बैंकर ऑफ बंगाल. बंगाल. नेक्स्ट लिखो अमीर चंद. अमीर चंद, द रिचेस्ट मैन ऑफ बंगाल. एंड लास्ट लिखो मानिक चंद्र, बंगाल. लास्ट लिखो मानिक चंद्र. So next लिखो, they decided to put Mir Zafar on the post of Nawab. They decided to put Mir Zafar on the post of Nawab. ऐसा ही होता है ना, जब किसी को डिथ्रोन करना है. अगर हम पहले की हिस्ट्री भी देखें, बहुत बार कमांडर्स ने किंगडम्स टेक ओवर किए हैं, जिसे हम अभी जब आगे बढ़ेंगे हम वो देखेंगे. हैदर अली, एंग्लो मैसूर वॉर वगैरह जब हम करेंगे, हैदर अली भी तो कमांडर था ना, जिसने किंगडम्स एक्वायर किए थे. ठीक है. मीर जाफर ऑन दी पोस्ट ऑफ नवाब. नेक्स्ट लिखो, व्हेन द न्यूज ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी, when the news of this conspiracy reached Nawab, he marched with his army. When the news of this conspiracy reached Nawab, he marched with his army and on 23rd June 1757, and on 23rd June 1757, the Battle of Plassey took place. The Battle of Plassey took place. Next point, from the Nawab's side, only Mir Madan and Mohanlal, only Mir Madan and Mohanlal fought bravely. But Mir Madan lost his life. But Mir Madan lost his life on the battleground. Lost his life on the battleground. Next point. लिख लिया यहाँ तक. A large part of Nawab's army under Mir Zafar, part of Nawab's army under Mir Zafar did not took part honestly. Did not took part honestly. Did not took part honestly, and by the afternoon
the Nawab's army was defeated. And by the afternoon, the Nawab's army was defeated. Last point लिखो. Nawab flew by palki. Nawab flew by palki. But was captured and killed by Missin Bahadur. But was captured and killed by Missin Bahadur, the son of Mir Zafar. The son of Mir Zafar. अब हम करेंगे रिजल्ट. पहला रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, दिस बैटल चेंज्ड द नवाब. सिंपल सी बात. सेकंड क्या होगा? सोचो सोचो. उस पे भी आएंगे. ईस्ट इंडिया कंपनी became the नवाब मेकर ऑफ द वेरी प्रॉस्पेरस स्टेट ऑफ बंगाल. बंगाल सबसे प्रॉस्पेरस थी. रिसोर्सेज थे, ट्रेडिंग पोस्ट थे, सब कुछ था. पॉपुलेशन भी अच्छी थी क्योंकि फर्टाइल एरिया है. तो उस पपेट रूलर का मतलब नवाब मेकर मतलब कि भाई इनकी मर्जी से ही होगा जो होगा. एंड नवाब became a puppet ruler in the hands of ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ आए? नेक्स्ट है हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ. ड्रेन ऑफ, क्या होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ? नहीं, अच्छा मैंने बताया था ना एक क्लास में. छुट्टी ज्यादा एंजॉय की तुम लोगों ने? कहीं गए तुम लोग घूमने? रिवाइज किया? छुट्टी क्या किया? भूल गए हो सब कुछ. ड्रेन ऑफ वेल्थ इज द यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ द इंडियाज वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड विदाउट इंडिया गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न. जब हमारे देश से दूसरे देश में हमारी वेल्थ जा रही है और हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, उसकी डिप्लीशन. अब क्या होता है, फॉरेन ट्रेड होता है, इंपोर्ट भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है. तो वो एक बैलेंस मेंटेन रहता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बैलेंस को? बैलेंस ऑफ पेमेंट विच इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. पॉजिटिव का क्या मतलब है? ये आइडिया तुमने इकोनॉमी की क्लासेस की है? फिर ठीक है, फिर मैं बताती हूँ. ऐसे भी बताती. देखो, एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी आ रही है. करेक्ट, हमारे पास वेल्थ आ रही है. और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारी वेल्थ जा रही है. तो हमें ज्यादा फायदा किसमें होगा? एक्सपोर्ट में. बैलेंस ऑफ पेमेंट कहाँ पे पॉजिटिव रहेगा? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा. मतलब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव इसलिए होना क्योंकि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है. करेक्ट. और जब ये ज्यादा होगा ये कम होगा तभी तो ये पॉजिटिव आएगा. ऐसे भी रिलेट कर लो. तो एक कंट्री हमेशा तभी फायदे में होती है जब उसका एक्सपोर्ट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू इट्स इंपोर्ट. जैसे इन टर्म्स ऑफ चाइना ट्रेड, विद चाइना ट्रेड हमारा एक्सपोर्ट कम है और चाइना का इंपोर्ट ज्यादा है. तो हम कहाँ पे हैं? नेगेटिव डेफिसिट में. मतलब हम यहाँ पे डेफिसिट में चले जाते हैं ना, क्योंकि हमारी वेल्थ बाहर जा रही है. क्योंकि एक तो हम डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं,
है ना, मोस्टली हम डॉलर में पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो आरबीआई के पास होता है, जिसमें हमारी फॉरेन करेंसी होती है, जिसमें हमारी बाहर से आ रही करेंसी है, या कोई बाहर गया वो गिफ्ट्स भेज रहा है अपने घर वालों को, या इनकम भेज रहा है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हमें नुकसान होगा इन फ्यूचर। तो हमेशा एक्सपोर्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा, ठीक है। कुछ लिखते ही रहता है यार, गलत बात है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, ट्रेड। अब यहाँ पे कैसे होगा, यूनिलैटरल का क्या मतलब हुआ, वन साइडेड। अब ये क्या करते थे, इंडिया से कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, और उसी कलेक्टेड रेवेन्यू से खरीदते थे गुड्स, और वो गुड्स बेचते थे इंग्लैंड। तो इंडिया को तो कुछ नहीं मिल रहा, लोग ही रेवेन्यू दे रहे हैं, उसी रेवेन्यू से कंपनी हमारे यहाँ पे गुड्स खरीद रही है, तो हमें रिटर्न में कुछ मिल रहा है, हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है नहीं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो सबसे पहले किसने एक्सप्लेन की थी, दादाबाई, सुना है नाम, नारोजी, और लीडर थे, जो हम आगे आएंगे नेशनलिज्म पे, तब इन्होंने बुक लिखी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इनको, और ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको हम ये भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस थ्योरी वाज एक्सप्लेन्ड बाय हिम इन अ वेरी लेटर स्टेज, हम इनके बारे में देखेंगे, तो मैंने ऐसे ही बता दिया। सो ड्रेन ऑफ वेल्थ बिगेन, अभी पहले थोड़ी थोड़ी हो रही थी, अब वो शुरू होगी प्रॉपर तरीके से। अब इनके पास पूरा बंगाल है, ठीक है, ये किंग से गिफ्ट भी लेंगे, रेवेन्यू भी लेंगे, टेरिटरीज भी लेंगे, तो हमारी कंट्री में आके ही रहते हैं, हमारी कंट्री का खा रहे हैं, हमारी कंट्री से रेवेन्यू ले रहे हैं, और उसका फायदा किसको हो रहा है, इंग्लैंड। तो इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। ये समझ आया ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है, ये इस पे हमने डिटेल में भी करना है, जब हमारे वॉर्स हो जाएंगे ना उसके बाद, मतलब जो हमारे कॉन्करिंग वाला पार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम आएंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज में, उसमें हम ड्रेन ऑफ वेल्थ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट थी 24 परगना, बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट थी जिसकी जमींदारी लॉर्ड क्लाइव को गिफ्ट में मिल गए। एंड दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अ कंपनी ऑफिशियल वाज गिवन दी जमींदारी। पहले कंपनी के पास थी, फिर अब एक कंपनी ऑफिशियल के पास अपनी जमींदारी थी। तो तुम्हें पेपर में पूछा जा सकता है, वाज द फर्स्ट कंपनी ऑफिशियल्स टू गेट जमींदारी, और कहाँ की मिली, किसने दी, तो कौन देगा यहाँ पे, कौन था होगा नवाब, यस। तो इस तरीके, क्योंकि तुम्हें बुक में नहीं लिखा होगा, कॉमन सी बात है कि उन्होंने मिर्जाफर को बनाना था, तो किसने दी होगी, मिर्जाफर ने, वो तुम्हें घुमा के पूछ सकता है। एंड लास्ट इज द वास्ट रिसोर्सेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये सब साथ में था, फेल इन द हैंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। करेक्ट, चारों रिजल्ट समझ आए, पक्की बात है, लिख लो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, उसके बाद लिखते हैं। क्या हुआ, अच्छा वो साफ कर रहे हैं, अच्छा बैठ जाओ तब तक। ठीक है, पहला लिखो, दिस बैटल चेंज्ड द नवाब, दिस बैटल changed the Nawab and East India Company became the Nawab maker of the prosperous state of Bengal, and the East India Company became the Nawab maker of the prosperous state of Bengal. हाँ जी, became the Nawab maker of the prosperous state of Bengal. प्रॉस्पेरस हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम सिग्निफाई करना चाहते हैं कि कितनी बड़ी स्टेट उनके हाथ में लग गई थी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिख लिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ
that is unilateral transfer of India's wealth from India. That is the unilateral transfer of India's wealth from India to England, from India to England without any benefit to India. Without any benefit to India. Started. नेक्स्ट लिखो जमींदारी ऑफ 24 परगना. द जमींदारी ऑफ 24 परगना, ब्रैकेट में लिखो डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल was given to Lord Clive. Bengal was given to Lord Clive, and it was the first time any company official got zamindari. And it was the first time any company official got zamindari. Last point, the vast resources of Bengal, Bihar and Odisha fell in the hand of East India Company. अगर हम आज भी देखें तो ये सबसे ज़्यादा prosperous तो in terms of resources हैं. उड़ीसा में क्या शुरू होने वाला है? जगन्नाथ यात्रा शुरू होने वाली है ना. जगन्नाथ यात्रा शुरू होने वाली है, ये देखा करो न्यूज़. इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स इम्पोर्टेंट हैं तुम्हारे आर्ट एंड कल्चर में, हम करवाएंगे, इनमें करेंगे सारे ओवरऑल. ठीक है, हम करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द वॉर. क्या मतलब हुआ क्रिटिकल एनालिसिस का? एनालाइज करना कि वॉर में सही में क्या था. कभी भी जब क्वेश्चन में क्रिटिकली एनालाइज या एग्जामिन आए तो आपने उस चीज को क्रिटिसाइज करना है अपने टर्म्स में. उसके प्रोस भी बताने हैं और कॉन्स भी बताने हैं. कभी कभी क्या आएगा एग्जामिन, पर जब क्रिटिकली एनालाइज या क्रिटिकली एग्जामिन आएगा तो उसका क्रिटिसिज्म भी आप लिखोगे. ठीक है, ये हर चीज का कोई ना कोई कॉन तो या डिसएडवांटेज तो होगा ही होगा. क्या ये बैटल था? क्या था ये? इट वॉज ए conspiracy of the East India Company and the Nawab officials against the Nawab. तो पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा. बैटल ऑफ प्लासी was not a battle. लिख लो साथ साथ में, बैटल ऑफ प्लासी was not a battle but a conspiracy of East India Company and Nawab's officials. But a conspiracy of East India Company and Nawab's official. अब कॉन्स्पिरेसी हम क्यों बोलेंगे? एक तो हमें पता है कि षड्यंत्र रचा था. दूसरा रीजन ये था कि वॉरफेयर एक बैटल क्यों होता है जिसमें एक ग्रुप जो होता है या जो पार्टीज होती है वो अपने वॉरफेयर स्किल्स दिखाते हैं. इसमें वो हमें नहीं दिखे. लिख लो, because the groups didn't showed their warfare skills. Because the group didn't showed their warfare skills. आप चले जाए वॉशरूम. जाओ बेटा, वॉशरूम हो गए. वॉरफेयर स्किल्स, WARFARE.
हमारा सेकंड है कंपैरिजन विद बैटल ऑफ पानीपत। किसी को पता है बैटल ऑफ पानीपत क्या था? हाँ, बैटल बाबर पता है सबको, जिसने हमारे यहाँ पे सल्तनत ये सब शुरू किया। तो बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोधी डायनेस्टी थी तब एंड बाबर, सिंपल सी बात। तो हुआ क्या था, हमने ये नहीं किया मेडिवल, बट बेसिक चीजें हैं बैटल ऑफ पानीपत वगैरह के बारे में तो सबको पता होता है। तो हुआ क्या था, ऐसा माना जाता है कि ड्यूरिंग दिस बैटल सर्टन कॉन्स्पिरेसी वॉज इन्वॉल्व, कि इस बैटल की बाबर खुद नहीं आया था, इसको बुलाया गया था इब्राहिम लोधी को हराने के। किसने बुलाया था? मेवाड़ में एक रूलर था राणा सांगा, उसने बाबर को बुलाया था, और एक और बंदा था आलम खनूदी। इन दोनों ने मिलकर बाबर को बुलाया था खाना। आलम खनूदी वॉज द अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी। उसी तरीके से बैटल ऑफ प्लासी में भी कुछ ना कुछ ऑब्वियसली कॉन्स्पिरेसी तो इन्वॉल्व थी, इसलिए इसको बैटल ऑफ पानीपत से कंपेयर किया जाता है। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी बाय द ओन ऑफिशियल्स और द ओन डेलीगेट्स और अलाइज। सेकेंड रीजन इज क्या होगा? दिस बैटल ऑफ पानीपत प्रोवाइडेड बाबर with the space, with the ground to hold firmly on the Indian soil or the Indian territory. उसी तरीके से this battle paved the way for East India supremacy or their conquering, क्योंकि यहीं से शुरू हुए थे, सही बोल रही हूँ, यहीं से शुरू हुए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बैटल से प्लेस मिली और बाबर को इस बैटल से प्लेस मिली। इन दो रीजंस की वजह से इन बैटल्स को कंपेयर किया जाता है। समझ आया? कोई डाउट बैटल ऑफ प्लासी में? लिख ले ये वाला लास्ट। देखो कंपैरिजन बिटवीन बैटल ऑफ पानीपत, इसी में लिखना क्रिटिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है? सेकंड पॉइंट, कंपैरिजन बिटवीन बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ प्लासी। पहला पॉइंट, इन द बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन, in the battle of Panipat fought between बाबर एंड इब्राहिम लोधी। मतलब बाबर तो ऐसे ही आ रहा था ना हमारे देश में, वो तो रेड्स करने आता था, पहले भी तो आया, कितने लोग आए हैं, पर इसको बुलाया गया बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी, and it is believed that some level of conspiracy was involved, and it is believed that some level of conspiracy was involved, level of conspiracy, it is believed that some level of conspiracy was involved, and Babur was invited by Rana Sanga of Mewar, Rana Sanga of Mewar। हर जगह यही होता है। पद्मावत देखिए, उसमें भी वो बंदा जाता है ना उसके पास, जिसको वो निकाल देता है वो पंडित, तो कॉन्स्पिरेसी है। ऐसे हर जगह ये होता है, एक रूलर अपने दम पे तो टेरिटरी कॉन्कर करता ही है, पर उसको कुछ ना कुछ इंटरनल सपोर्ट मिलती है तभी वो कर पाता है। कोई भी मूवी, अगर आप लोग मूवीज भी देखते हो, तब भी अकबर की मूवी देखिए, जोधा अकबर देखिए, उसमें भी हुआ था, उसका खुद का जीजा या कोई था जो वो मेवाड़ आगे राजपूतों से जाके मिलकर उसने वॉर किया था। तो मूवीज में भी तो यही सब दिखाते हैं। देखो, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एंड आलम खनूदी, आलम खनूदी, खनूदी KHANUDI, खनूदी, खान उदी, the uncle of Ibrahim Lodi।
full stop. Similar to the Battle of Plassey, which also involved conspiracy of East India Company and Nawab officials. Conspiracy which also involved conspiracy of East India Company, Nawab officials and prominent people of Bengal. सेकेंड पॉइंट लिख लो इसमें, Battle of Panipat provided space for Babur on the Indian soil just like the East India Company got the most prosperous state of India, Bengal, after the Battle of Plassey. State of India, Bengal, after the Battle of Plassey. लिख लिया, कोई डाउट बैटल ऑफ प्लासी में? समझ आया स्टोरी, रीजंस, रिजल्ट? अब हमारा नेक्स्ट मेजर वॉर है बैटल ऑफ बक्सर। डेट लिखो 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड्स तो रुकने से रही नहीं, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है। ह्यूमन नेचर है, जिसको एक चीज मिलती है वो एज्यूम करता है और मिले। बचपन में बच्चे होते हैं ना, मांगते हैं ये भी टॉय ले दो, वो भी ले दो, फिर वो दूसरी बार बोलेंगे यार ये भी ले दो, वो भी होता है। उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की भी डिमांड्स रुकने से नहीं मानी। अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद कौन बना नवाब? मीर जफर। पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस से बोला कि, और इसने रूल किया 1760 तक, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस से डिसाइड कर दिया इसको डिथ्रोन करके किसी और बंदे को बिठाने का। ये ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ हुआ। इन्होंने मीर कासिम, जो इसका सन इन लॉ था, ही वाज द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को नवाब की पोस्ट से हटाना चाहती थी, उस टाइम पे मीर कासिम, उसके अपने सन इन लॉ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया, उसकी साइड ली, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब उनको रीजन चाहिए मीर जाफर को हटाने का। याद है बैटल ऑफ बेदारा किसके बीच में हुआ था? पोर्तुगीज, हाँ, डच है, सही बोल रहे हो, डच है। कब हुआ था? 1759 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला मीर जाफर ने बैटल ऑफ बिदारा में डच को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, तो इसने हमारे साथ
धोखेबाजी की, अब हम इसको हटा देंगे। और उन्होंने बना दिया मीर कासिम को नया नवाब। हटाना ही था, कोई ना कोई तो रीजन देना ही था, बैटल ऑफ बिदारा हो रहा था, दे दिया, मीर कासिम को नवाब बना दिया एंड इन 1760। पर अब ये पलड़ा उनपे भारी पड़ गया बिकॉज मीर कासिम was the person who actually wanted to free the Bengal from the clutches of East India Company. Mir Qasim was the ablest, the bestest ruler or the Nawab of Bengal who actually tried to get rid of the East India Company because he was aware of their right intentions. Correct? तो अब इसने बहुत सारे स्टेप्स लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से बंगाल को थोड़ा दूर करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से बंगाल को बचाने के लिए। पहला स्टेप, पहले कैपिटल कहाँ पे था बंगाल का? इसने मुर्शिदाबाद से कैपिटल मंगेर में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मुर्शिदाबाद में क्योंकि वो इजी एरिया था पहुंचने के लिए या अप्रोक्सीमेट था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो यहाँ पे उनकी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस थी। तो इस इंटरफेरेंस को देखते हुए उसने वो जगह ही चेंज कर दी। सेकंड, उसने मंगेर को फोर्टिफाई किया और एक आर्म्स फैक्ट्री भी खोली। अब उसको ये तो समझ आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से बचना है, उनको हटाना है, तो उसको आर्म्स चाहिए और आर्म्स उसको खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो कहीं से मंगाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को पता लग जाएगा और वो फंस जाएगा। तो उसने मंगेर की फोर्टिफिकेशन की और वहां पे आर्म्स फैक्ट्री भी शुरू कर दी। तान्हा जी देखिए, तान्हा जी देखिए, उसमें भी है ना आर्म्स फैक्ट्री। उन्होंने तान्हा जी देखिए, तुम मूवी देखो, देखो तुम मूवी नहीं देखते हो, उसमें भी तो दिखाया ना, मराठा चीफ्स दिखाए हैं शिवाजी जो लड़ना चाहते थे उससे। क्या नाम था सैफ अली खान का, भूल गया मुझे, छोड़ो। तो उन्होंने भी अपने महल को फोर्टिफाई करके अंदर छुपके से बेसमेंट में आर्म्स फैक्ट्री बनाई थी, क्योंकि अगर वो सामने सामने बनाते तो घपला हो जाता, तो वॉर डिक्लेयर हो जाता। उसी तरीके से इन्होंने भी फोर्टिफाई करके वहां पे आर्म्स फैक्ट्री बना ली। उसके बाद इन्होंने एक बंदा अपॉइंट किया, वॉल्टर डेन हार्ड। एक ये बंदा था जिसको बोलते हैं कैप्टन सुमरू। इन्होंने इसको अपॉइंट किया, एक ट्रेनर था जो आर्मी ट्रेन करता था। तो इसने अपनी आर्मी को वेस्टर्न लाइंस पे ट्रेन करने के लिए इस बंदे को बुलाया, क्योंकि इसको ये चीज भी समझ आ गई थी कि इंडियंस भी अगर वेस्टर्न तरीके से ट्रेन हो तो वो भी एक अच्छे सोल्जर बन जाते हैं, सिमिलर टू द यूरोपियन सोल्जर। ये एक रीजन थे। यहाँ तक समझ आया? अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स उस टाइम पे सोल्जर्स को, मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को, ऑफिशियल्स को बहुत ज्यादा ब्राइब करते थे। ब्राइब दे दी और ब्राइब करके उनको क्या करते थे, दस्तक तो इशू कर रहे हैं वो, और दस्तक जितना ज्यादा इशू होगा नवाब की ट्रेजरी उतनी कम होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये चीज करना बंद नहीं की। तो इसने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई आप ना लीगली ट्रेड करो, आप ऐसे मत करो, ठीक है। पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिक्लाइन कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिक्लाइन कर दिया। तो इस बंदे ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सबक सिखाने के लिए हर बंदे से कस्टम ड्यूटीज हटा दी। बोले जाओ, किसी को नहीं देनी कस्टम ड्यूटीज, इक्वल कर दो ना फिर। अगर एक के पास प्रिविलेज है तो दूसरे के पास क्यों नहीं है? अब ये कस्टम ड्यूटीज हटाने की वजह से इंडियन ट्रेडर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों आगे पार पे इक्वल। ना उसने देनी है ना उसने देनी है। अब ये चीज किसको अच्छी नहीं लगेगी? ब्रिटिशर्स। उनको तो कभी पसंद ही नहीं था ना इक्वालिटी होना, वो तो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। अगर इस बंदे ने इनको इक्वल कर दिया तो उनको वो चीज अच्छी नहीं लगी एंड उन्होंने अब वॉर की शुरुआत करना, अब उन्होंने ठान लिया कि उन्होंने वॉर करना है। एंड इन 1763 उन्होंने मीर कासिम को हरा दिया और वापस से कौन आएगा? मीर जाफर को वापस से थ्रोन पे बिठा दिया। अभी बैटल ऑफ बक्सर नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? अब 1763 में
उन्होंने मीर कासिम को हटा के वापस से मीर जाफर को थ्रोन पे बिठा दिया। वह मीर कासिम मरा नहीं है, तो मीर कासिम ने क्या किया, वो भी तो हेल्प लेगा ना अब, क्योंकि वो तो एक अच्छा रूलर था, वो तो अपने लोगों को बचाना चाहता था। तो वो भाग गया अवध। उस टाइम पे अवध का रूलर था, अवध का नवाब था सुजा-उद-दौला। सुजा-उद-दौला, इसने इसके साथ, और उस टाइम पे जो मुगल एम्परर था शाह आलम, शाह आलम मुगल एम्परर तो थे ना, वो कौन था लास्ट मुगल एम्परर? हाँ, तो वो तो 1857 तक थे, बस नाम के ही रह गए थे, सिर्फ एक टेरिटोरियल और एक क्या बोलते हैं डेजिग्नेटरी बन चुका था, तो मुगल एम्परर तो था। तो इसने शाह आलम टू और सुजाउद्दौला जो उस टाइम पे अवध का नवाब था, इसको लगा अगर शायद दो बंदे और मिलके लड़े तो ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाए, तो इसने उनसे जाके हाथ मिला लिया। एंड ऑन 22 ऑफ October 1764 बैटल ऑफ बक्सर took place और ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीनों के फोर्सेस को हरा दिया। एंड दिस ऑल्सो एक्सपोज्ड द वीकनेस ऑफ द इंडियन फोर्सेस। तो आपसे वो पूछ सकता है कि मीर कासिम के बाद कौन आया, या बैटल ऑफ बक्सर के दौरान नवाब कौन था बंगाल का? मीर जाफर। कोई डाउट? समझ आया बैटल ऑफ बक्सर? ये छोटा है और सिंपल है। मीर जाफर था, उसने नीड्स फुलफिल नहीं की, मीर कासिम को बिठा दिया, पर मीर कासिम समझदार निकला, उसको कंपनी के सही इंटेंशंस पता थे, उसने पूरी कोशिश की बंगाल को बचाने की, और जब उसने दस्तक सबके लिए कर दिया एक तरीके का, फॉर एग्जांपल, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चीज अच्छी नहीं लगी और उन्होंने वॉर किया और मीर कासिम को हरा के वापस से किसको बिठा दिया? मीर जाफर को। मीर कासिम ने अवध और सुजाउद्दौला जो उसका नवाब था शाह आलम टू से हाथ मिलाया और बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें वो सारे हार गए। क्लियर? कोई डाउट? उस टाइम पे बंगाल का जो नवाब था वो था मीर जाफर, और जो फोर्ट विलियम का गवर्नर था उसका नाम था वेंसी टाट। ठीक है, फोर्ट विलियम का नवाब। कोई भी डाउट? निकले? एक सेकेंड में वॉशरूम में क्या है ना। लिख लो। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, Mir Zafar became the Nawab in 1757 and ruled till 1760. And ruled till 1760. But he failed to fulfill the growing demands of EIC. So EIC decided to throne another person. This time Mir Qasim sided with the EIC. ब्रैकेट में लिख लेना, सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर sided with the EIC
and the EIC blamed Mir Zafir of indirectly supporting blamed Mir Zafar EIC blamed Mir Zafar of indirectly supporting the Dutch during the Battle of Bidara. ब्रैकेट में लिख लेना 1759. Thus, Mir Qasim was declared the Nawab in 1760. Mir Qasim was declared the Nawab in 1760. Next point, he was one of the ablest Nawabs of Bengal. He was one of the ablest Nawab of Bengal. Nawabs of ablest, ABLEST. Nawabs of Bengal who wanted to free himself from the clutches of EIC. Who wanted to free himself from the clutches of EIC. So he took the following steps. Shifted his capital from Murshidabad. Shifted the capital of Murshidabad from Murshidabad. Shifted capital from Murshidabad to Mongyar. Murshidabad to Mongyar to avoid company's interference. To avoid company's interference. Next point, fortified Mongyar and opened a guns factory. Fortified Mongyar and opened a guns factory. Opened a guns factory. I'm very talented. Appointed Walter Dinhad. Appointed Walter Dinhad, also known as Captain Sumro. Appointed Walter Dinhad, also known as Captain Sumro, to train his army on Western Line. To train his army on the Western Line. Lines. Line तरीके से, वेस्टर्न तरीके से, वेस्टर्न लाइन. नेक्स्ट पॉइंट देखो, ब्रिटिश continued the misuse of dastak. British continued to misuse the dastak. So he requested them to trade legally. So he requested them to trade legally, but they declined.
They declined arrogantly. Arrogantly. So the Nawab removed custom duties for everyone. Removed custom duties for everyone. Ending the trade privileges of EIC. As they became equal with the Indians. Equal with the Indian. Full stop. This was resisted by the Britishers and they settled for war. By the Britishers and now they settled for war. Next point. In 1763, they dethroned Qasim. In 1763, they dethroned Qasim by defeating him. Dethroned Qasim by defeating him, and Mir Zafar was rethroned. Mir Zafar was rethroned. Next point, Mir Qasim flew to Awadh. And joined hands with Shah Alam II. And joined hands with Shah Alam II, the Mughal emperor. Joined hands with Shah Alam II, the Mughal emperor. And Sujauddaulah, the Nawab of Awadh. And Sujauddaulah, the Nawab of Awadh, and marched towards the company. Marched towards the company. Sujauddaulah, the Nawab of Awadh. And marched towards the company. Clear? Next point, on 22nd October 1764. On 22nd October 1764. इसके ना मैप भी है वॉर के, लोकेशन मार्क करने वाले, वो देख लेना तुम लोग, तुम्हें मिल जाएंगे. The combined army of Badshah and Indian Nawabs. यहाँ पे है बक्सर, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ कहीं पे है. And Indian Nawabs, Badshah and Indian Nawabs and East India Company met at Buxar. And the Battle of Buxar took place. And the Battle of Buxar took place.
क्लास सी यहाँ पे है, इस तरफ, और बक्सर इस तरफ है, ठीक है। In this battle, the Indian army was defeated. साइड पे से पॉइंट बना के लिख लो, 1C टाट वाला, ठीक है। 1C टाट, द गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम एट दैट टाइम, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम एट दैट टाइम। वो पूछ सकता है उस टाइम पे कौन था। तो बैटल ऑफ बक्सर समझ आया? कोई भी कंफ्यूजन आपको आया? अब हम करेंगे छोटा सा ये रिजल्ट। ठीक है, अब आएंगे हम रिजल्ट पे। पहले वो क्या बने थे? नवाब मेकर ऑफ बंगाल, अब वो बन गए, साथ साथ में लिख लो, दे बिकेम मास्टर ऑफ बंगाल। अब सारा बंगाल उनके हाथ में आ गया। सेकेंड डेज, पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या हुआ था शुरू, अब ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होगा? एग्रेवेट, बढ़ जाना किसी चीज को, जैसे एग्जैगरेट होता है ना, हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताते, एग्रेवेट होता है किसी चीज को बढ़ जाना। एग्रेवेटेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसके भी रीजंस हैं, हम वो अभी बताऊंगी मैं आपको। सेकेंड इज दे गॉट द डिवाइन, ये मैं लिखवाती हूँ तुम्हें, दे गॉट द दीवानी राइट्स। अब दीवानी राइट्स क्या होती है, कोई आइडिया? दीवानी राइट्स का सिंपल सा मतलब है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स। कहाँ की मिलेंगी? बिहार एंड उड़ीसा, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। कौन देगा? मुगल एम्परर तो वो था ना, बाकी तो उसके अंडर ही रूल थे। तो शाह आलम टू को हराया था, तो शाह आलम टू के साथ ट्रीटी साइन होगी और उसके तहत उनको दीवानी राइट्स मिल गई थी। लिख लो, गॉट दी दीवानी राइट्स, that is the land revenue collection rights of Bengal, Bihar and Odisha by from Shah Alam II, from Shah Alam II। ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ Allahabad, which was signed on 12th August 1765। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? लास्ट इज दी मिर्जाफर ना इस वॉर में मर गया था, मिर्जाफर मर गया था बाद में इस वॉर के बाद। तो उसके बाद उसका बेटा आया था निजामुद्दौला, तो उस निजामुद्दौला से निजामुद्दौला, ठीक है, द सन ऑफ मिर्जाफर बिकेम द न्यू नवाब। निजामुद्दौला द सन ऑफ मिर्जाफर बिकेम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। लिख लेना, as he died during the battle of Buxar. Mirzafar died during the battle of Buxar. New Nawab of Bengal
as Mir Zafar died during the Battle of Buxar. अब जब इन्होंने शाह आलम से ले लिया कुछ, तो इससे भी तो लेंगे ना, अब नया नवाब आ गया है, इससे इन्होंने ली निजामत राइट्स। एक कंट्री जब हम चलाते हैं, है ना, यूनियन लिस्ट सुना है, जो सिर्फ सेंट्रल डिसीजन ले सकती है, जिसपे 3 मेजर मैटर्स बताओ हमारे जो सिर्फ सेंट्रल डिसीजन ले सकती है। 3, चलो सेंट्रल छोड़ो बड़े, 3 मेजर इश्यूज बता दो, मेजर डिसीजन एक किसी भी कंट्री के। रेवेन्यू मिल गया, और डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, ये मिल गया। क्या बचा? डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। तो पूरा कंट्रोल करने के लिए ये भी चाहिए। तो निजामत राइट्स आर द राइट्स ऑफ द डिफेंस एंड द एक्सटर्नल अफेयर्स, जो उनको निजामुद्दौला से मिल गई थी। क्लियर? कोई डाउट? कोई भी डाउट यहाँ तक? पक्की बात है? माइंड ऑफ कर दे। ये आज आपका हो गया बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी। कल हम शुरू करेंगे डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, एंड फिर हम एंग्लो मैसूर वॉर करेंगे। तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम इस वॉर की इम्पोर्टेंस लिख के आओगे और देखोगे, बुक पढ़ोगे, इस बहाने जो नहीं लिखा होगा वो मैं लिखवाऊंगी, ठीक है? पर कोशिश करोगे, ठीक है? क्या होगा इम्पोर्टेंस ऑफ वॉर में? पहला कि एक रियल वॉर था, इसमें कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, तो रियल वॉर था, तो वॉरफेयर स्किल्स दिखाई होंगी। क्लियर? सेकंड, इस वॉर को भी एक वॉर से कंपेयर किया गया है, जो कि तुम पढ़ के आओगे और मुझे कल बताओगे, वरना तुम बुक्स खोलने का कष्ट नहीं करते हो। मान भी रही है ना? ठीक है? डोंट गूगल मच बट बुक्स। गूगल पे बहुत कुछ है अननेसेसरी, इतने, क्योंकि वहां पे ना ज्यादातर आता है ऑप्शनल वालों के लिए। ठीक है? कर लोगे, होमवर्क हो जाएगा, पक्की बात है? तो रिवाइज कर लो। बहुत डर जाते हैं बच्चे, पर सबसे इजी वॉर्स है कि नहीं है? फ्रेंड से ज्यादा आसान है ना? कहानी है, ये किया, वो षड्यंत्र हुआ, वो हुआ, बस ये याद। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है, कौन नवाब था, कौन आया, किसने लीड किया, कौन सी ट्रीटी साइन हुई, ब्लैक होल ट्रेजेडी हो गया, मीर कासिम को कब डिथ्रोन किया, कब थ्रोन किया, ये सब चीजें आपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। बाकी बहुत इजी है, रिवाइज करोगे आज तो लर्न भी हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू।